प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। दोस्तों, जैसा आप सभी पिछले एपिसोड से हमारे साथ हैं और ये देख रहे हैं कि अब हमारा जो सीक्वल एपिसोड है वो निकल चला है ट्विन फ्लेम जर्नी की ओर। और हमारी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें एक रिक्वेस्ट भेजी थी कमेंट सेक्शन में कि मैम ट्विन फ्लेम्स के साइन क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे हम पहचानेंगे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं। तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पे जो मैंने टॉपिक लिया है उसको आगे बढ़ाते हुए वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कंफर्म साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम्स। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने जाना था कि जो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी की सोल्स होती हैं वो बहुत अवेकन, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरिक यानी कि मिस्टीरियस सोल्स होती हैं और वो अपने आप में सैचुरेटेड होती हैं। उनके पास इतनी एनर्जी होती है, हज़ारों जन्मों से जब वो साथ साथ चलते हैं तो अब की स्थिति में वो एक सिंगल फ्लेम बन चुके होते हैं और दिखने में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दो एनर्जीज़ को शो करते हैं, मगर वो सिर्फ एनर्जीज शो करते हैं। अब वो एक सिंगल फ्लेम है, इसीलिए दिखने में ट्विन लगते हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मैस्कुलाइन। पिक्चर में देखिए डिस्प्ले हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो ट्विन फ्लेम की दो एनर्जी को केवल डिनोट करने के लिए बताए जाते हैं। अदरवाइज़ ये एक ही फ्लेम है, एक ही सोल होती हैं जो बहुत पावरफुल एनर्जी में होती हैं और अपने इतने सालों के, इतने हज़ारों जन्मों के बाद वो जाके इस अपनी अचीवमेंट को पा लेते हैं कि वो अपने आप में सेटिस्फाई सोल हो जाते हैं। दो सोल होते हैं मगर अपने आप में मर्ज हो जाते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक को लेके, और इस समय वो सबसे ज़्यादा अवेकन यानी पूरी सोल डायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा अवेकन जो होती हैं, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होती हैं, सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस होती हैं और सब डिवाइन जो होते हैं हमारे डिवाइन की सबसे जो कहेंगे हार्ट सेल होते हैं वही होती हैं। जो ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनको ही डिवाइन टास्क देते हैं धरती पे जाके, जो टोटल कम्युनिटी है यूनिवर्स की, उनको एक वॉरियर की तरह इनको भेजा जाता है उन सभी को हील करने के लिए। लेकिन नियम यही है कि जो धरती पे आएगा वो धरती के नियमों का पालन ही करेगा, चाहे वो कितनी बड़ी शक्ति हो। ईश्वर भी खुद जब धरती पे जन्म लेते हैं तो धरती के नियमों का पालन करते हुए भी यहाँ की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो डिवाइन के आदेश पे ये ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं धरती पे, और चूँकि ये बहुत ही पुरानी, बहुत मैच्योर सोल्स होती हैं तो जन्म से ही इनके अंदर बहुत विशेष गुण पाए जाते हैं। और एक बात और ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन को अलग किया जाता है, इन ट्विन फ्लेम्स को अलग करके दो पार्ट में करके धरती पे भेजा जाता है अलग अलग फॉर्म में। तो जो डिवाइन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो मैस्कुलाइन जेंडर में ही जन्म ले या डिवाइन फेमिनाइन जो फेमिनाइन कैरेक्टर में ही जन्म ले, ऐसा नहीं है। वो वाइस वर्सा हो सकता है। अगर फेमिनाइन है तो वो किसी मेल बॉडी में भी जन्म ले सकती है और जो मैस्कुलाइन है वो फीमेल बॉडी में भी जन्म ले सकता है। तो ये हुआ बर्थ के पहले का इंट्रोडक्शन, जिसे याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, अब आगे हम बढ़ चलते हैं। व्हाट आर द साइन ऑफ ट्विन फ्लेम्स, कन्फर्म साइन ऑफ ट्विन फ्लेम्स। तो जो सबसे पहला साइन होता है यानी बर्थ के समय, चूँकि वो ट्विन फ्लेम्स हैं और उनको फर्स्ट डे से ही टास्क मिलने शुरू हो जाते हैं, इसके लिए कहा जाता है कि जो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी लाइफ जो है बहुत चैलेंजिंग होती है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, जन्म लेते ही उनको चैलेंजेस मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं जो इस तरह के चैलेंजेस को झेल सकते हैं पहले दिन से लेके उनकी उस पूरी जीवन यात्रा में। तो जब वो बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, यानी आप सभी जो अब कम्युनिटी में हैं और ये सोच सकते हैं या फील कर रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप जानिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, आप महसूस करिए और अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। तो जो बच्चा जन्म लेता है, ट्विन फ्लेम का जो पार्ट यहाँ पे धरती पे आया है, वो पहले ही दिन जन्म के समय ही उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि वो ऐसी फैमिली में जन्म लेगा जिसमें ऑलरेडी कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे होंगे। ये बहुत बड़ा साइन है, ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग फील करते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो
बचपन से ही बहुत दुखी रहते हैं। पहला साइन, पैदा होने के पहले दिन से ही उनको दुख मिलता है। कैसे? उनकी फैमिली में कोई ना कोई इशू हुआ होगा, हो सकता है वो जॉइंट फैमिली हो, वहाँ पे सेपरेशन ज़रूर हुआ होगा किसी ना किसी का। सेपरेशन इन द सेंस, आपकी बड़ी फैमिली है, उसमें कुछ लोग नाराज़ होकर सेपरेट हो गए हों, उसके बाद वो बच्चा जन्म लेता है। मे बी उनके मदर और फादर में सेपरेशन हो, सेपरेशन गुस्से में अलग हो सकते हैं, सेपरेशन लीगली हो सकता है, यानी डिवोर्स की तरह सेपरेशन हो सकता है, या फिर ईश्वर ना करे मगर ये भी देखा गया है कि जो बच्चा जन्म लेता है ट्विन फ्लेम, तो उनके पेरेंट में उनके फादर नहीं रहते हैं, मदर तो जाहिर सी बात होंगी, तभी तो जन्म हुआ है। तो ये भी देखा गया है कि सेपरेशन ज़रूर हुआ होता है उस बच्चे के जो जन्म के समय। दूसरा जो साइन होता है बहुत पावरफुल, अगर ध्यान दिया जाए तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, हो सकता है उनके बर्थ के समय उनके शरीर पे एक प्रोमिनेंट मार्क होगा, और जो मार्क इनके शरीर पे होगा जब वो अपने डिवाइन से मिलेंगे, यानी जब अपने मैस्कुलाइन पार्ट या फेमिनाइन पार्ट से मिलेंगे, तो लगभग वैसा ही बर्थ मार्क कहीं ना कहीं उनके पास भी होगा। तो ये भी हो सकता है, ये एक साइन है। नेक्स्ट जो होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। बाकी बच्चों की तरह जो नॉर्मल कार्मिक बच्चे होते हैं उनकी तरह उनका बिहेवियर नहीं होता है, क्योंकि ये सबसे मेच्योर सोल होते हैं और जन्म लेते ही ये बहुत सीरियस बच्चों में होते हैं। कुछ बच्चे रोते हैं, खिलखिलाते हैं, दूसरों से बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, सबकी गोद में चले जाते हैं, मगर जो ट्विन फ्लेम चाइल्ड होती है वो ऐसा नहीं बिहेव करती है। वो बहुत शांत, अपने आप में प्रसन्न, खुश, और बहुत जल्दी लोगों से मिलती नहीं है, मिलनसार टाइप के बच्चे नहीं होते हैं। वो अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे जैसे वो अपनी उम्र में आगे बढ़ते हैं, खिलौनों से खेलने के बजाय वो शांत रहते हुए किसी एक खिलौने को पकड़ लेते हैं और बस उसी के साथ अकेले खेलना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा नहीं है। वो एकदम शांत हैं। 5-6 साल की उम्र तक जब बच्चे खेलना कूदना शुरू कर देते हैं और अपने ये पेयर ग्रुप बनाने लगते हैं, दूसरे बच्चों से खुद ही जाके अटैच होने लगते हैं, ट्विन फ्लेम ऐसा कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो अपने फ्लेम पार्ट से अलग हुए होते हैं। बेशक उनकी याददाश्त नहीं होती है, लेकिन जो उनकी आत्मा होती है, जो उनकी सोल होती है, कहीं ना कहीं अपने किसी पार्ट को मिस कर रही होती है। तो उन्हें खुद नहीं पता होता है कि आखिर वो क्यों हर समय दुखी रहते हैं। कभी कभार देखा गया है कि बच्चे रोते बहुत हैं, ये फील करते हैं, याद करते हैं अपने काउंटर पार्ट को और अनईजी फील करते हैं। ये किसी के पास खुश नहीं रहते। सबसे ज़्यादा अगर इन्हें खुश देखा जाता है तो जब वो खुद में अकेले बैठे होते हैं, तो उनकी सोल कुछ तलाश कर रही होती है, वहाँ पे वो शांत हो सकती है। मगर सोसाइटी में ये बहुत जल्दी मिक्स नहीं होते हैं और यही गुण इनका आगे तक रहता है जब तक कि ये अपने डिवाइन पार्ट से मिल नहीं जाते। तो यानी कि ये बिल्कुल भी सोशियो एक्टिव नहीं होते हैं, लोगों से जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। स्कूल में भी जाते हैं तो अपना ग्रुप नहीं बनाते हैं, ये अलग थलग बैठे रहते हैं। पढ़ने में अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मगर बहुत साइलेंट, बहुत इंट्रोवर्ट और अपने में ही गुमसुम, अपनी ही धुन में रहते हैं। बाकी बच्चे अगर खेलने जा रहे होते हैं तो ये चुपचाप दूर से बैठ के उनको देखते रहते हैं। लोनलीनेस रहती है इनके अंदर, अलोन फील करते हैं, मगर स्टिल दे आर हैप्पी विद देमसेल्फ। होता क्या है कि वो जब अकेले होते हैं तो उनकी सोल अपने काउंटर को ढूंढती है और महसूस कर रही होती है। ट्विन फ्लेम का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर ये भी होता है कि वो याद तो नहीं रखती, लेकिन वो अपने सोल पार्ट को हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करती रहती है। यही एक कारण होता है कि वो सोसाइटी में नहीं मिक्स होते। ज़्यादा मिक्स होने से वो डाइवर्ट हो जाते हैं, इसलिए वो प्रिफ़र करते हैं अलोन, मतलब लोनलीनेस उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तीसरी चीज़ जो होती है वो ये बच्चे चूँकि ट्विन फ्लेम्स हैं, चूँकि ये पहले से ही इतने क्रिएटिव होते हैं, तो जन्म के तुरंत बाद इनकी क्रिएटिविटी दिखने लगती है। इनका जो तरीका होता है काम करने का, अपनी उम्र से जैसे जैसे ये बड़े होंगे, बाकियों की तुलना में ये हाइपर क्रिएटिव होते हैं। ये वो सोच सकते हैं, ये वो काम कर सकते हैं, ये वो तरीके अपनाते हैं किसी भी काम को करने का जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं या नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकते हैं। इनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यानी ज़्यादातर जुगाड़ू बच्चे इसमें देखे जाते हैं। मतलब जहाँ पे कुछ भी साधन ना हो वहाँ भी अपना रास्ता ढूंढ निकालते हैं। तो इस तरह के होते हैं और हाइपर इंटेलिजेंट होते हैं। जो टॉपिक उन्हें बताया जा रहा होता है
वो एक बार सुन के उसको, भले ही वो बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन सुनते ही एक बार में वो चीज़ें जान लेते हैं। चूँकि उनके आसपास का माहौल भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वो उसी चैलेंज को फेस करते हुए बहुत और भी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अपने आप में दुखी और सैड फील करते रहते हैं। और दूसरा रीज़न है कि वो अपने काउंटर पार्ट को हर समय तलाशते रहते हैं, तो वो शुरू से ही एक मिस्टीरियस चाइल्ड के रूप में आते हैं सामने। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे इनकी उम्र आगे बढ़ती है, एक और गुण देखा गया है कि ये पैदाइशी स्पिरिचुअल होते हैं। जिस फैमिली में वो जन्म लिए हैं, हो सकता है वहाँ पे पूजा पाठ ना होती हो, चाहे वो रिलीजन कोई भी हो, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप की स्पिरिचुअलिटी के दम पे आगे बढ़ते हैं, और कुछ इनकी अलग ही थ्योरी चलती रहती है ईश्वर को लेके। बहुत लॉजिकल होते हैं, ये भी बात देखी गई है कि बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत जल्दी किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपना जब तक लॉजिक वो नहीं लगाएंगे, जब तक उसको सेटिस्फाई नहीं कर लेंगे बात को, तब तक वो किसी की बात में सेटिस्फाई नहीं होंगे, ना तो होंगे ना किसी को अपनी बात में मतलब राज़ी होने देंगे। जो उन्होंने सोचा है बस वही सही है, अगर सही नहीं है तो वो उस बात को कभी नहीं मानेंगे। इस तरह वो लॉजिकल भी होते हैं। अगला है कि ये सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। चूँकि ये बहुत मेच्योर और बहुत डिसिप्लिन सोल्स होती हैं, अपनी जो इतनी जर्नी ये तय करके आए हैं, ये काफ़ी मेच्योर सोल होने की वजह से इनका पैदाइशी गुण होता है कि ये डिसिप्लिन्ड एरिया में ही रहना पसंद करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, और दूसरे लोगों से इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो बिहेवियर होता है वो इनको जल्दी जल्दी पसंद नहीं आता है। और इस तरह से वो और भी इंट्रोवर्ट होते जाते हैं, तो लोग इनको मिस्टीरियस लोगों में से, यानी कि सोशली आइसोलेटेड फील करने लगते हैं लोग कि ये बंदा किसी से मिलता जुलता नहीं है, पता नहीं क्या मिस्ट्री है इसके अंदर। तो मिस्ट्री आप समझ सकते हैं, दो मिस्ट्रीज़ होती हैं। फर्स्ट तो ये कि ये हर एज में अपने डिवाइन काउंटर को ढूंढते रहते हैं। तो एक तो रीज़न हुआ उनके चुप रहने का और अपने आप में खोए रहने का ये। दूसरा, इंटेलेक्ट होने के बाद भी इनका आईक्यू लेवल इतना हाई होता है, किसी बात को समझना इनके लिए चुटकियों का काम होता है, मगर वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अपने आप को बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं दूसरों के सामने। अकेले में ये खूब बातें करते हैं, ये अपने आप से बातें करते हैं, ये भी एक बहुत ख़ास गुण है। इस तरह के जो चाइल्ड होते हैं वो अपने आप से बातें करते हैं, यानी उन्हें किसी बाहर के इंसान की ज़रूरत नहीं होती है, खुद का खेल बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, उसी में खुश रहते हैं। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, यानी जब ये 14-15 की एज में आ जाते हैं, तो सोशली आइसोलेटेड वो हमेशा रहते हैं। किसी पार्टी में अगर जाने को कहा जाए और या ये कहा जाए कि आप घर में अकेले रह लोगे, तो वो घर में अकेले रहना पसंद करेंगे पार्टी में जाने की बजाय। और जब वो अकेले होते हैं तो अपने आप को बहुत हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि अब वो खुद से बातें कर सकते हैं। वो उनकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा होती है, वो फैंटेसी में रहना पसंद करते हैं। वो अकेले बैठते हैं तो फील करने लगते हैं अपने काउंटर को, क्योंकि उनकी याददाश्त तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें मिस्ट्री बनाने की आदत हो जाती है। वो कहानियाँ, वो परियों की बातें, इन सब चीज़ों में ज़्यादा, फैंटेसी में ज़्यादा खोए रहते हैं। नेक्स्ट जो आता है कि ये अपने खेल जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। बाकी बच्चे जो होते हैं इस एज में जो गेम खेलते हैं, ये बच्चे उसमें नहीं रहते हैं। इनको लगाव होता है म्यूज़िक से, ये गाना सुनना पसंद करेंगे, ये पेंटिंग करना पसंद करेंगे, ये अकेले में रह के कहानियाँ लिखना पसंद करते हैं, कहानियाँ बोलते रहना पसंद करेंगे, या कभी कभी मूड होता है तो अगर किसी के साथ बैठे हैं तो उनको कहानी सुनाने भी लगेंगे, और मनगढ़ंत बातें ये कहने लगते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि ये बच्चे जो होते हैं ये सपने में बहुत डरते हैं, मतलब बर्थ से ही ये चौंकते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। जब ये बताने लायक उम्र में आते हैं तो कुछ ना कुछ बताते हैं। वो बात अलग है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ सपने ऐसे देखते हैं जैसे इनको लगता है कि बहुत रियलिस्टिक, क्योंकि वो इतनी पुरानी सोल होते हैं, ये पिछले जन्मों का रिकॉल इन्हें आता रहता है, और इतने अच्छे तरीके से वो उन सपनों को याद करते हैं कि जब वो दूसरों को बताते हैं तो कभी कभार पेरेंट्स डर भी जाते हैं कि ये क्या बातें कर रहा है, ये तो पहले पुनर्जन्म का मामला लगता है। कुछ ऐसा भी सामने देखने मिला है जिनकी याददाश्त में बहुत चीज़ें रह जाती हैं, वो ये चीज़ें भी सामने आ जाती हैं कि ये पुनर्जन्म का केस है, कुछ ऐसा भी वो बताते हैं। या जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो खुद फील कर सकते हैं इस समय जो सुन रहे हैं, कि उनको ऐसा लगता है जब वो कहीं किसी जगह पे जाते हैं तो लगता है हम यहाँ पहले कई बार आ चुके हैं, या फिर कोई घटना घटती है तो लगता है ये घटना हमारे पास कई बार घट चुकी है, या फिर कोई काम ऐसा आ जाता है तो
उसका लॉजिक नहीं जानते हुए भी फटाक से उस काम को ऐसे ख़त्म कर देंगे जैसे एक्सपर्ट थे उस काम में, और उन्हें खुद नहीं पता होता कि ये उन्होंने कैसे किया। और बैठे बैठे अचानक जो काम किसी से ना हो रहा होगा वो उठेंगे और उसको अंजाम दे देंगे। अगर पूछा जाता है तो उन्हें कहता है पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे किया, लेकिन हाँ मुझे पता था कैसे करना था। चलिए खैर, अगला जो होता है, उनके ड्रीम्स जो होते हैं बहुत विविड, बहुत हॉच-पॉच ड्रीम्स मिलते हैं, और उसमें बहुत पुरानी स्टोरीज़, कभी हिस्टोरिकल चीज़ें वो देखते हैं, कभी किसी तरह के किस्से वो सुनाएंगे। मतलब उनके सपनों में वही चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं जो उन्होंने पिछले जन्मों में पास की हैं जो जर्नी। तो उनके सपने इल्यूजन और ज़्यादा हाइपर जब हो जाते हैं, जैसा जैसा वो अपने बड़े होने पर अपने डिवाइन यूनियन की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है जब वो उनसे मिलने वाला होता है, वैसे वैसे उनको इल्यूजन्स बढ़ने लगते हैं, यानी प्री इंट्यूशंस होने लगते हैं कि अब कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, कोई मुझे खींच रहा है, कहीं मुझे जाने का मन है, या मुझे सपने में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं किसी की, और सपने में कुछ चेहरा दिखता नहीं है मगर उसका कुछ धुंधला सा तस्वीर सी दिखती है, और वो दूसरों से बताते भी हैं लेकिन कोई उन पे भरोसा नहीं करता। और इसीलिए जो ये कहा जाता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत मिस्टीरियस होते हैं। एक्चुअली वो मिस्टीरियस इसलिए हैं क्योंकि बाकी दुनिया उन्हें समझ नहीं पा रही है, क्योंकि बाकी तो अभी नए नए कार्मिक्स में आए हैं, लेकिन ये जो सोल होती हैं ये हज़ारों जन्मों का सफ़र तय कर चुकी होती हैं, और कहीं ना कहीं उनकी सोल पे उनका असर होता है, जो सोल उन्हें शॉक देती है याद दिलाने के लिए कि अब जागो, धीरे धीरे अवेकनिंग का समय आ रहा है। और यही धीरे धीरे सोल शॉक जो मिलते जाते हैं, यहीं से वो आगे बढ़ते हुए एक समय ऐसा आता है जब वो किसी ऐसी समस्या में फंसे होते हैं और अपने एकदम से अपने जो आपका मिसिंग पार्ट होता है, जो यूनियन का टाइम आ जाता है, और वो अपने डिवाइन सोल से टकरा जाते हैं, यानी कि जो अपनी ट्विन फ्लेम पार्ट होता है या होती है उससे टकरा जाते हैं। तो अभी चूँकि हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द डेफिनेट एंड जो कंफर्म साइन है उनके बारे में, तो इस चीज़ को और ज़्यादा गहरे में नहीं बताएंगे, सिर्फ साइन ही बताएंगे। क्या होता है कि जब बच्चे उस जर्नी में पहुंचते हैं कि जब उनका काउंटर पार्ट मिलता है तो वो बहुत ही रोमांचक हो जाता है, और आगे क्या होने वाला है ये बहुत लंबा जाने वाला है वीडियो, इसलिए आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं, जो बच्चे के टाइम यानी कि फर्स्ट डे जो पैदा होते हैं तब से लेके एडोलिसेंट एज तक उनके साथ क्या होता है। तो ये बहुत दयालु होते हैं। हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, फ्रॉम बर्थ ये बहुत चैलेंज फेस करते हैं। इनकी जो पैदाइश होती है उस फैमिली में कोई ना कोई इशू होगा, कोई ना कोई झगड़ा होगा, उनके माता पिता में सेपरेशन हो सकता है, परिवार में किसी की डेथ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, फैमिली न्यूक्लियर हो सकती है। उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो वो बहुत शांत होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी से बात करना नहीं पसंद करते हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए जब 13-14 साल तक ये पहुंचते हैं तो टोटली जो होते हैं सोशली बाइकआउट करते हैं अपने आप को, समाज में खेलने बच्चों के ग्रुप में नहीं बनाते हैं, और वो खेल नहीं खेलते हैं जो नॉर्मल बच्चे खेलते हैं। फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं, नई नई कहानियाँ बनाते हैं, पेंटिंग्स में, क्रिएटिविटी में इनकी ज़्यादा रुचि रहती है, संगीत में रहते हैं, म्यूज़िक बहुत सुनना पसंद करते हैं, गाना भी गाते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं। वो सारे काम करते हैं जिसमें ये अकेले रहना पसंद करते हैं। पार्टी क्रिएचर नहीं होते हैं, पार्टी में जाना पसंद नहीं करते हैं। ये अकेले रह के अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और अपने काउंटर को याद करते रहते हैं। अननोइंगली, अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कोई है जो हमें खींच रहा है, ऐसी शक्ति वो फील करते हैं। तो ऐसा करते हुए अब जब हम यहाँ पे आते हैं कि ये सोशली आइसोलेटेड तो होते हैं, मगर ये बहुत ही इंटेलिजेंट, इनका IQ लेवल बहुत हाई होता है। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन सब चीज़ों में, जो काम किसी से नहीं होता है वो ये कर लेते हैं। तो दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो इतनी लंबी है कि इसको अगर मैं बनाना शुरू करूँगी तो बहुत सारे वीडियोस बढ़ जाएंगे और बहुत लंबा जाएगा ये वीडियो। इसलिए मैं इसकी समय सीमा को देखते हुए आज का एपिसोड यहीं ख़त्म कर रही हूँ कि चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंट एज तक क्या बिहेवियर पाया गया ट्विन फ्लेम्स में। तो आगे का जो एपिसोड वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जब ट्विन फ्लेम चाइल्ड एडोलेसेंट एज में आता है उसके बाद क्या चैलेंजेस उसकी लाइफ में, क्या चेंजेस आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं, और वो और भी एक्टिव हो जाता है, एनलाइटेंड हो जाता है।